बांग्लादेश भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज ऊपर से बांग्लादेश ऐसा दिख रहा है, समृद्ध, शांत, विकासशील, अपनी गति से गतिशील। आज अंदर से बांग्लादेश धुआं धुआं है, राजनीतिक विद्रोह की आग बुझी नहीं है। पुलिस को ड्यूटी करबो ना। आज ऊपर से बांग्लादेश ऐसा दिख रहा है, न ईंट पत्थर, न लाठी डंडे, न आग, न बंदूक, लेकिन अंदर से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल जारी है। आंदोलनकारी छात्रों की मांग और सेना अध्यक्ष के वादे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जनवरी में चुनी गई सरकार और संसद भंग कर दी गई है, लेकिन अंतरिम सरकार बनना बाकी है। आंदोलनकारी छात्रों की ओर से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार बनने को तैयार हैं, लेकिन फ्रांस से उनकी बांग्लादेश वापसी अभी बाकी है। इस बीच बांग्लादेश को लेकर भारत की 4 बड़ी चिंताएं हैं, जिसमें पहली चिंता अस्थिर देश में भारतीयों की सुरक्षा का है, दूसरी चिंता भारत बांग्लादेश सरहद पर है, तीसरी चिंता बांग्लादेश से राजनीतिक रिश्तों में करवट की है और चौथी चिंता बांग्लादेश में बढ़ने वाले मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद की है। इसे लेकर सोमवार को पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक की और फिर सर्वदलीय बैठक में हालात की जानकारी सभी दलों को दी गई। संसद में विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव के बाद से ही आक्रोश था, जो 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में जून से बढ़ना शुरू हुआ। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पलट के एजेंडे पर प्रदर्शन हुए, जिसमें निशाने पर पुलिस और सत्ताधारी दल के अलावा अल्पसंख्यक प्रतिष्ठान और मंदिर थे। There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। डीजी खुद मुआयना कर चुके हैं। 190 ट्रक ड्राइवर्स जो फंसे थे उन्हें वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो बांग्लादेशी भारत आ चुके थे उन्हें वापस लौटने में डर लग रहा है। पायरा सत्तरे घरे থেকে মেরে পায়রা সত্তরে এরকম পায়রা সত্তর আছে সাইড রাস্তার মোড়। ভয় তো লাগছে রে বাবা, ভয় লেগেও তো উপায় নেই, আমার তো যেতেই হবে, আমার মরা লাশ গেলেও যেতে হবে। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট নিয়ে যাচ্ছি, বুকে অনেক কষ্ট না, পরিস্থিতি ভালো না। বাড়িতে আমার বেটার বউ আছে, বেটা আছে, ওরা ওদের বলছি দরজা লাগাই থাকো, বের হইও না। बांग्लादेश में डर के हालात इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से कानून व्यवस्था आवाम के रहमो करम पर है। कहीं अवामी लीग के नेताओं के ठिकाने फूंके जा रहे हैं, कहीं दर्जनों लोगों को जिंदा फूंका जा रहा है, कहीं जेल खोलकर सैकड़ों कैदी अपराधी और आतंकवादी फरार हो गए हैं, कहीं अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का कहर टूट रहा है। पिछले 12 घंटे में 100 से ज्यादा मौतों की खबर है। ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात सिर्फ जनादेश के अंदरूनी हालात नहीं, वहां बढ़ते कट्टरपंथ और आतंकवाद का खतरा भी है, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता से लेकर सेना तक में अब उसी जमात इस्लामी के लोगों की तैनाती होने लगी है, जिनसे जुड़े संगठन कट्टरपंथ और आतंकवाद तक फैलाते दिखते हैं। ऐसे ही एक अब्दुल्लाहिल अमानल आजमी को बांग्लादेश की सेना में ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है, जिनके पिता जमात के बड़े नेता रहे हैं। वहीं जमात इस्लामी, जिसकी छात्र इकाई इस्लामिक छात्र शिविर ने इस तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई है, और जिस जमात इस्लामी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बहुत गहरे ताल्लुक है। इतना ही नहीं, भारत में पकड़े गए जमात इस्लामी बांग्लादेश के आतंकियों का कनेक्शन भी उसी छात्र शिविर से मिला है। ऐसे में फिलहाल बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंताजनक तो हैं,
लेकिन अंतरिम सरकार के गठन के बाद असली तस्वीर साफ होगी कि बांग्लादेश अब किस राह पर चलने वाला है। आज तक ब्यूरो। जमाते इस्लामी वहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान से उसका सीधा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। इन सब के बीच कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में मजबूत होंगी तो उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुस्तान के लिए कितनी मुसीबत, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक बोहरा जी, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोबिंदर सचदेव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल एके सिवाज जी, रिटायर्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी के हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं या फिर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले की खबरें, लगातार तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं, उससे निपटने की सरकार की क्या है तैयारी, और जो लोग वहां पर हैं उनको भारत वापस लाने के लिए क्या कर रही है सरकार? मैं देखिए, परसों से जैसे ही भारत सरकार के पास ये खबर आई, आज विदेश मंत्री ने बिल्कुल बाकायदा दोनों सदनों में अपना स्टेटमेंट दिया। भारत सरकार इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है क्योंकि ये सिचुएशन इवॉल्व कर रहा है। फाइनली इवॉल्व करके क्या रहेगा, अंतरिम सरकार बनेगी जैसा कि घोषणा हो चुकी है। सेना प्रमुख ही उसके चीफ रहेंगे। सेना प्रमुख शेख हसीना जी के रिश्तेदार भी हैं, अभी हाल ही में सेना प्रमुख बने थे। हमारी प्राइम कंसर्न अभी यह है कि वहां पे अभी आज की तारीख में 8,000 भारतीय वापस आ चुके हैं। लगभग 12 से 14,000 भारतीय हैं वहां पे। उनकी सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार जो भी है उसको सुनिश्चित करे, और अल्पसंख्यकों पे जो भी हमले उमले हो रहे हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो इसके लिए हम वहां पे जो भी सरकार में है, भारत सरकार निरंतर टच में है, और भारतीय काउंसिल दूतावास जो है वो भी लगातार संपर्क और मॉनिटर कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी वहां कानून व्यवस्था सुधर जाएगी और एक इंतरिम सरकार बनके फिर एक नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा, वो तो दूर की बात है। अभी हमारी सुरक्षा का मेन कंसिडरेशन वहां पे रहने वाले भारतीय और वहां पे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं, और दूसरी हमारी फोकस अपने बॉर्डर्स पे बढ़ा दी गई है ताकि अव्यवस्था का फायदा उठा के बहुत सारे लोग भारत में घुसने का प्रयास करेंगे। उसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं, आतंकी भी हो सकते हैं। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी और इम्प्रोवाइज की गई है। इन तमाम विषयों पे एक साथ बैठ के चर्चा हो रही है और रणनीति बन रही है। ठीक है, बांग्लादेश की जेलों में बंद कई आतंकवादियों के भागने की भी खबर निकलकर सामने आई है, जिसने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। बड़ी खबर है, बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट, और यकीनन जब फ्लाइट आएगी उम्मीद की जा रही है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं एयर इंडिया की ओर से। ये जो ताजा अपडेट है वो लिखा गया है, एयर इंडिया विल ऑपरेट इट्स इवनिंग फ्लाइट। देखिए पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि दिल्ली ढाका, और फ्लाइट नंबर ये है AI 237238। ये जो फ्लाइट है ये दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 5 अगस्त से पहले बुक टिकट रीशेड्यूल करने की छूट भी इसमें दे दी गई है। तो कम से कम ये एक राहत की बात है, दिल्ली से ढाका और ढाका से दिल्ली की ये फ्लाइट होगी। जो लोग जाना चाहते होंगे, जो लोग आना चाहते होंगे, उनके लिए कम से कम ये एयर इंडिया की इस खबर ने एक राहत पहुंचाई है, क्योंकि यकीनन उड़ानें रद्द होने की वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए थे उनके सामने भी तमाम तरह के संकट थे। 5 अगस्त से पहले बुक जितने भी टिकट हैं रीशेड्यूल करने की छूट दे दी गई है। बांग्लादेश से आ जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नीचे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकायदा नंबर भी दिया गया है 01169329333, और एक दूसरा नंबर भी है, आप इसको देख लें। और अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं ढाका से इंडिया, इंडिया से ढाका, तो फिर एयर इंडिया ने इसके लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त कर दिया है, जो अब टेक ऑफ करेगी, उड़ानें भरेगी। लेकिन मेजर जनरल एके सिवाज जी, सीधे आपके पास आते हुए, माना जा रहा था शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और फिर देश एक अलग तरीके से आगे अपनी राह तय करेगा। लेकिन उसके बावजूद लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं, जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, वहां पर हिंसा, आगजनी की तस्वीरें, ये क्या बताती हैं? अभी मौजूदा जो हालात हैं वो क्या इशारा करते हैं, और हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती इसी के साथ? वेरी क्लियर। देखो चित्रा, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती, और ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं हुई। ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी, जमाते इस्लामी और ISI ने मिलकर कराया है। और जमाते इस्लामी में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1971 की लड़ाई में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था,
और यही नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तान का हरदम ये साथ देते रहे और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इनके पास। और इसी प्रकार से आईएसआई ने बहुत पैसा खर्च किया है, कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ लगता है। जिस प्रकार से अभी जो सिचुएशन हो रही है बांग्लादेश में, भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। उसकी 3-4 चीजें हैं। एक तो चित्रा, वहां पर जो भारतीय हैं वो तो हैं ही, 10 से 12 हजार रह गए। जो हिंदूज हैं, जो कि किसी जमाने में 23% होते थे 1947 में, वो 1971 तक 14 रह गया, अभी 7% है। जब उनके घर रात को जलाए गए हैं, वो अगर आप देखें, कल बहुत ज्यादा वायलेंस उनके अगेंस्ट हुआ है, मंदिरों को तोड़ा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर 5 से 7 जेलों में से जो रेडिकलाइज टेररिस्ट हैं वो भी छूट के भाग गए हैं, और वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है वो इतना फेंस नहीं है, वो अभी भी काफी पोरस है, और उसके भी भारत में आने चांसेस हैं। रोहिंग्या भी भारत की तरफ आ सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी फिक्र की बात है, जो एंटी सेंटिमेंट थे शेख हसीना के, अगर वो भारत में ज्यादा देर शेख हसीना रहती है तो वो एंटी इंडिया में बदल सकते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फूक फूक के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया आउट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले भी थे, मगर वो अब बड़े हैं। इसके कारण भारत को जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ तो रिलेशन रखने, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते वहां गवर्नमेंट कौन बनेगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। ये सोचना है कि जो 15 साल के अंदर आपके एक प्रकार से रिश्तों में बहुत ज्यादा गर्मी आई है, आपकी जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आपका जो इकोनॉमी बहुत दोनों देश की जुड़ी है आपस में, वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उनके ऊपर रोक लिया जाए। जो रेडिकलाइजेशन है स्पेशली जमाते इस्लामी वगैरह, उसके अंदर कि ये ना हो, वो भारत की तरफ आने की कोशिश करे। रोहिंग्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या है रखाइन प्रोविंस से कॉक्स बाजार में। अब जब स्थिति इतनी नाजुक है, वो पहले ही आईएसआई उनको रेडिकलाइज कर चुकी है, वो भी सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा चित्रा, बहुत ही नाजुक स्थिति है और हमें फूक फूक के चलना है। हमारा रिलेशन शेख हसीना से भी बहुत बड़ी अच्छे बात रहे, आपकी ओर से कही गई है, लेकिन मौजूदा वक्त में शेख हसीना के साथ अलग रिश्ते और एक मुल्क बांग्लादेश के साथ अलग रिश्ते यहां पर हिंदुस्तान को तय करना है। संकट बड़ा है, क्योंकि शेख हसीना ने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है, हमेशा अच्छे संबंधों की वकालत उनकी ओर से की गई, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना कितनी बड़ी चुनौती। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन जीडी बख्शी साहब, ये जो हालात अभी बांग्लादेश के भीतर हैं, शेख हसीना इंडिया में है लेकिन वहां पर हालात संभलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने कल कहा था कि शेख हसीना अगर शरण मांगते हैं हिंदुस्तान में तो उनको दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे में क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ सकता है बांग्लादेश के भीतर अगर शेख हसीना यहां पर रहती हैं या ज्यादा दिनों के लिए भी रुक जाती हैं? तो देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, दिस इज मैदान 2.0। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था, उसने वहां विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ बात करी थी, और विक्टोरिया न्यूलैंड आप जानते हैं कि वो आर्किटेक्ट हैं मैदान कू में जो यूक्रेन के अंदर हुआ था, बिल्कुल वही छाप है। इसको तो सद्दाम हुसैन की छाप देने की कोशिश की गई है। जिस तरह अमेरिकी सेनाओं ने वहां सद्दाम हुसैन का स्टैच्यू टॉपल किया था, आपने देखा किस तरह ये इनके जो छोकरे थे वो वहां लग के हैमर हथौड़ी लेके मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने फिर बुलडोजर लगा के उसको डाउन करने की कोशिश की है। ये पूरा स्क्रिप्टेड वाशिंगटन में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सन 2016 में पाकिस्तान की आईएसआई बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक से लंदन में मिली थी। अगले साल वो उसको सऊदी अरेबिया में मिली थी। इस्लामिक छात्र संघ का इसने पैसा लगाया है, और पूरे ये जो जमायते इस्लामी का इस्तेमाल करके ये वहां पे उन्होंने ये कू किया है बांग्लादेश के बरखिलाफ। खुद तो पाकिस्तान फटीचर मुल्क है, इनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। बांग्लादेश इनसे कहीं अच्छा कर रहा था इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिसेस के अंदर। अब ये जो है वहां की आईएसआई वहां भी जिहादी कोलैप्स लाना चाहती है, वहां भी चाहती है कि इकोनॉमी भूलकर वो सड़कों पे आके उपद्रव करें,
एनार्की करें, गदर करें, टोटल सत्यानाश कर दें जो कुछ बेचारी हसीना वाजिद ने वहां पे हासिल किया था। हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि हमको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको खा जाएगा ये जो नई सरकार वहां आने वाली है। हसीना वाजिद ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, बिल्कुल। वो जहां रहना चाहती हैं वो दें, लेकिन भारत भी ड्यूटी बद्ध है कि हम उनको ऐसे उठा के पटके ना कि तू कौन मैं कौन, अब आप सत्ता में नहीं तो ऐसा थोड़ी ना एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर वो सूट करता है उनको और औरों को तो वो जा सकती हैं, चाहे लंदन चाहे फिनलैंड। लेकिन जिन लोगों ने ये कू करवाया है, लंदन में सारी मीटिंग्स हुई थी, वो थोड़ी ना उनको असाइलम देने को राजी होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम उनको बिल्कुल उनका भी बहिष्कार कर दें? वो टॉक्सिक हो गई है अब हमारे लिए। जी नहीं, हमको वी शुड स्टैंड बाय हर। ये बड़ी बात आपकी ओर से लोगों को कही जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस जिनके हाथ में मौजूदा वक्त में कह सकते हैं कि जिस तरह की ताकत उनकी सौंपी गई है, और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी संगठन है, किस तरह का तालमेल इन दोनों के बीच आप देखेंगे? क्योंकि लगातार कट्टरपंथी ताकतें वहां पर मजबूत होती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मैत्रीपूर्ण संबंध वहां पर जो भी सरकार आती है, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे चुनाव हो, चाहे मौजूदा वक्त में जिस भी तरह से आर्मी के हस्तक्षेप के बाद वहां पर सरकार का गठन हो, भारत कैसे संबंध उनके साथ स्थापित करेगा? ये सवाल मेरे से जी है? बिल्कुल जी, देखिए मैं कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस साहब डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के चहेते हैं अमेरिका में। हिलरी क्लिंटन के टाइम से वो बहुत क्लोज रहे हैं अमेरिका को, और अब उनको जो है छात्र संघ वगैरह वो चाहते हैं कि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने। ये इनके चुनाव से ही साफ विदित है कि अमेरिका का कितना हाथ इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी सरकार बांग्लादेश में आती है वो भारत के इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। नंबर एक, इकोनॉमिकली उनको बहुत फायदा हमसे है। दे विल हैव टू डिपेंड अपॉन अस फॉर ऑल दैट हेल्प दैट वी वर गिविंग अर्लियर। हम भी चाहते हैं कि वहां पे अराजकता ना फैले, वहां पे शांति बहाल होए, लेकिन देखिए ये सब बहानेबाजी थी। कहा गया कि ये तो रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुक्ति जोदास की रिजर्वेशन 30% से 5% कर दी। क्या वो जुनून खत्म हुआ, हजूम खत्म हुआ? नहीं, वो तो इनको हटाना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे, और बहाना ढूंढ लिया है साहब, और उनको बेचारी को हटा के छोड़ा है। खैर ये आज की बात है, कल क्या होता है कौन जानता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन एक और सवाल एक और सवाल ये है, मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं बांग्लादेश की लड़ाई बेटा लड़ चुका हूं। मैंने देखा है मुक्ति जोदास ने कितना सैक्रिफाइस किया, खून की उन्होंने कुर्बानी दी अपने देश को जेनोसाइड और मास रेप से बचाने के लिए। उनके खिलाफ इतना आक्रोश, और वहां के जो क्विसलिंग्स थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ लिया था, वो तबका के इन दोनों के बीच में टसल रही है। देयर हैज बीन अ शार्प पोलराइजेशन between the Mukti Jodha, group of people, the patriots, and those army officers who had stayed back in Pakistan, Bangladesh army के जियाउल हक और इरशाद, मोहम्मद इरशाद उसी तबके के हैं। उन्होंने आके कू किया और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया। और अब जब वो डायरेक्ट कू तो नहीं है, इस बार वो बांग्लादेश की आर्मी ने इंटरवीन किया है। बिल्कुल पाकिस्तान का मॉडल है कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट को चुन के इंटरिम सरकार रखी जाए, और फिर जो है वो अपना बैक डोर से वो लोग अपना राज चलाएं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। जेडी बख्शी साहब, चूंकि 1971 की लड़ाई में आपका बड़ा रोल रहा है, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं संक्षेप में आपसे आंसर चाहूंगी। आप उस समय और मौजूदा वक्त में किस तरह का फर्क पाते हैं आप? मुजीबुर रहमान, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा उसी बांग्लादेश ने दिया, आज वहीं पर जब उनके स्टैच्यू पर चढ़कर मूर्ति तोड़ी जाती है, उसको गिराने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जाती हैं, तो ये तस्वीरें कितनी विचलित करती हैं? मैं चाहूंगी लड़ाई के दौरान का तजुर्बा भी आप बताइए। 1971 में क्या देखा था,
किस तरह से आप लोग फ्रंट फुट पर थे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 1971 में जो लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान था, जिसको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, याया खान ने उसको लेट लूज किया था इसी ढाका में। उसने यूनिवर्सिटी पे जो कत्लो गारत किया और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में कत्लो गारत किया। मैं बताना चाहता हूं 1 मिलियन विमेन वर रेप्ड, 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 10 मिलियन बांग्लादेशीज को उन्होंने धकेल के भारतवर्ष के अंदर रिफ्यूजीज बना के भेज दिया। उस वक्त ये मुक्ति बाहिनी तकरीबन 8 महीने अकेले पाकिस्तान की फौज से लड़ी थी। उन्होंने उनके नाक में दम कर दिया था, ठीक है, थका दिया था उनको। और फिर जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया कि उसने जो है 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर अटैक्स किए हमारी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स के अंदर, मात्र 13 दिन के अंदर हमारी फौजें, हिंदुस्तान की फौजें मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट से पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान में 550 किलोमीटर अंदर ढाका की राजधानी पहुंच चुकी थी। तिरंगा झंडा फहराया था। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। टूट गई थी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। लोग कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अरे साहब, हमने बॉर्डर ही बदल दिया था मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट से। आज वो जो है, जैसे कि शेख हसीना ने कहा तो लोग बड़े नाराज हो गए कि वो रजाकार जिन्होंने हेल्प किया पाकिस्तान की फौज को, लाला के औरतें दी वहां से, ठीक है, वो आज वहां पे अपना डंका जमा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है बांग्लादेश के लिए, उनके मुक्ति योद्धास के लिए, जिनको हमने लड़ते देखा है इतनी बहादुरी से, इतनी हिम्मत और शुजात से। ये पाकिस्तान वहां पे वापस आना चाहता है कि जैसे उसका कोलैप्स हुआ इकोनॉमिक, वो बांग्लादेश से भी जल रहा है कि ये आगे कैसे निकल गए हमसे। वो वहां पे जिहादी कोलैप्स लाना चाह रहे हैं और वो ला दिए हैं। आप देख रहे हैं कि कोई वहां पे एनार्की फैल गई है बांग्लादेश में। कोई अब उसका रोकने वाला नहीं है इस एनार्की को, क्योंकि फौज को बोला गया है कि साहब आप फायर मत करें, आप स्थिति को नियंत्रण में अपने आप आ जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से अपने आप आएगी। बांग्लादेश की फौज को अब असर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जीडी बख्शी जी। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। यकीनन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं वो कतई ठीक नहीं है। संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपके पास आते हुए, जीडी बख्शी जी ने जहां से अपनी बात छोड़ी है वहीं से आगे बढ़ेंगे। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा ये जमीनी सीमा है, जिसमें 5 राज्य असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिहाज से जो चुनौतियां खड़ी हैं उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें वहां पर अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं, जो हिंदुस्तान के लिए एक अलग चुनौती आगे आने वाले वक्त में प्रस्तुत करने वाली हैं। चित्रा जी धन्यवाद। मैं कहूँगा ये 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, इसको सील करना सबसे बड़ी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बहुत जरूरी है। जब वो सील हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर है बंगाल के साथ, तो ये बहुत जरूरी है। और ये नहीं कहेंगे कि जरूर फेंसिंग है, पर आप देखेंगे कि जो फेंसिंग है उनकी तरफ काफी जो अंडरग्रोथ है बहुत ज्यादा है, तो इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा है। रिवराइन टेरेन्स है, कहीं ना कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यकीन करना है कि किसी प्रकार से भी वहां से लोग हमारे यहाँ पे ना आए। अब सीए के द्वारा जो हिंदू हैं वहां पर और उनके बरखिलाफ अगर किसी प्रकार की जो कार्रवाई अभी हो रही है, आप देखेंगे अपना उन्हीं का जो क्रिकेटर हिंदू था उसी के घर को उन्होंने जला दिया, दास के घर को जला दिया। बाकी जो क्रूरता के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं को मंदिर जलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अवामी लीग के घर और होटल जलाए जा रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि अब हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पोलराइज कंट्री है। पोलराइज यानी कि 30% लोग अवामी लीग के साथ खड़े हैं, 30% लोग बीएनपी के साथ खड़े हैं और 30% लोग इस्लामिक जमायत इस्लामी और बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 60% लोग बांग्लादेश के अंदर वे एंटी इंडिया फीलिंग के साथ हैं। जमायत इस्लामी जैसे स्पीकर ने बताया,
ये सारे के सारे ये आईएसआई से ही मोटिवेटेड है और उसके द्वारा पाकिस्तान जो है 1971 से लेकर के आज तक जो उसका मंशा रही है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसको लेकर के जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर वो देखना नहीं चाहता कि भारत का वर्चस्व रहे, भारत की दोस्ती बांग्लादेश से बनी रहे, यही कारण है कि पाकिस्तान ने उसके द्वारा, और आज पाकिस्तान चीन की भी मंशा उसी के द्वारा पूरी कर रहा है। बिल्कुल। चीन भी चाहता है कि किस प्रकार से, और हम लोग कहते जरूर है कि शेख हसीना हमारे साथ रही, हम उनके साथ है, पर आपको याद होगा और जैसे बताया गया कि अभी जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो शेख हसीना के रिश्तेदार है, लेकिन 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो आर्म फोर्स बांग्लादेश में है वो चीन से आता है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, चाहे टैंक्स आते हैं, चाहे सबमरीन आते हैं, चाहे फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स आते हैं, सारे के सारे चीन के द्वारा आते हैं। चीन किसी प्रकार से भी, जिस प्रकार से चीन ने पद्मा नदी के ऊपर $3 बिलियन का पुल बनाया है, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो चीन अपना वर्चस्व चाहता है और जिस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर के भारत के पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। और उधर सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसको यूएसए चाहता है और वो आइलैंड उनको नहीं मिला तो उन्होंने भी सोच लिया कि तख्ता पलट करना जरूरी है, क्योंकि एक सरकार जो है वो उनके हिसाब से लोकतंत्र नहीं है। तो ये सब देखते हुए और ये रश होगा, रेफ्यूजीज का रश होगा, जैसे बख्शी साहब बता रहे थे, 71 में 10 मिलियन लोग आए, तो अभी तो हम बिल्कुल भी, रोहिंग्या इतने सारे आने को तैयार है, आपने खुद देखे कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर से लेकर के कहा केरला तक फैल गए हैं, तो ये जो है, और इनको अमेरिका ने तकरीबन $1.2 बिलियन अमेरिका ने बांग्लादेश को दिए, इनको बांग्लादेश में सेटल होने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बाहर की ताकतें बांग्लादेश के अंदर प्ले कर रही है, इससे भारत को जबरदस्त खतरा है। बिल्कुल, बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरफ से खतरा यहां पर भारत के सामने पैदा हो रहा है, उससे निपटने की बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी वो जरा मैप भी हम दिखा दें, जिसके जरिए हम बता रहे हैं कि आसपास किस तरह से हिंदुस्तान तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से सेना प्रमुख के साथ मिलकर वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन लोगों के हमेशा पाकिस्तान का तो चरित्र ही रहा है। चीन के बारे में लगातार हमारे गेस्ट बता रहे हैं, इसके अलावा म्यांमार में पूर्वोत्तर से लगातार वो चुनौती पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप नेपाल में देखें, हाल ही में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, किस तरह के हालात बने। श्रीलंका में भी हमने देखा था किस तरह से प्राइम मिनिस्टर आवास में घुसकर वहां पर कितनी विचलित कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। हालांकि वहां के हालात बिल्कुल अलग थे। मालदीव को लेकर भी अक्सर अलग अलग तरह के बयान सामने आते रहते हैं, और बांग्लादेश में जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, इसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट, चाइना के अपने इंटरेस्ट, और पाकिस्तान तो लगा ही हुआ है लगातार वहां के जरिए हिंदुस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए। दीपक बोहरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदुस्तान की क्या तैयारी देख रहे हैं आप? हमारी मैं आपके चैनल में बहुत कुछ सीखता हूँ। एक शिकायत भी है, आप इतने सारे जनरल साहिबान को बुलाती हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नेवरदलेस थोड़ा तो नर्वस हूँ, और बता देता हूँ 3 चीजें मैंने नोट की। सबसे पहली, बांग्लादेश की फौज ने उन्हें शेख हसीना को देश छोड़ने की इजाजत दे दी थी, अगर वहां पे गिरफ्तार करके रखते स्थिति और गंभीर होती। दूसरा, भारत ने उनको भारत में आने की इजाजत दी। ये नहीं है कि प्लेन उड़ जाता है और हमारी टेरिटरी में आ जाता है, हमारी एयरफोर्स स्क्रैम्बल करके हिंसा हो सकती थी, हमने इजाजत। तीसरी, ये चीज आप नोट करिए, 57 इस्लामिक देश हैं, शेख हसीना भारत आई है, उन देशों में नहीं गई है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। जो भारत की ओपननेस है, अपने आप को यहाँ बहुत महफूज वो महसूस करती हैं। अब बांग्लादेश से रेफ्यूजीज पहले भी आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, नेपाल से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, मालदीव से लोग आए यहाँ पर, सब यहाँ पर भारत में आके बचा। तो ये हमारी परंपरा है। अब ये क्यों हुआ है, ये सही है मैम कि अप्रैल के महीने में वो ब्लिंकी शिंकी साहब जो हैं अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन बड़े खराब हुए, वहां पे ये हुआ वो हुआ, और शेख हसीना ने जवाब ये दिया था कि टाइगर ज्यादा मत बोलो, आपकी डेमोक्रेसी तो अटलांटिक महासागर तक ही है, उसके बाद तो आप सरकार की जो तख्ता है उसको पलटने की कोशिश करते हैं। अब मैम ये कहना कि भारत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मैम बांग्लादेश में ये श्रीलंका में जब ये हो रहा था मैंने यही सुना था, मालदीव से हो रहा था यही सुना था, नेपाल में जब माओवादी जब आंदोलन जब मैंने यही सुना था, म्यांमार में मैंने यही सुना था, भूटान में जब कुछ होता मैं यही सुनता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। हमारी ब्रांड इक्विटी बांग्लादेश में बहुत गहरी है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारे लोन है, उनके लोग यहाँ पढ़ते हैं, हमारे लोग वहां पढ़ने को जाते हैं। मैं इतना जरूर बताता हूँ, हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्या होगा। शेख हसीना तो यहीं रहेगी, शायद बीमार हो जाएंगी, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगी,
शांति जब वहां पर कायम हो जाएगी फौज के इंटरवेंशन के साथ, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अब जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी को सीज किया जा रही है, मैंने अपने करियर में पहले भी देखा है। मैंने इसको सूडान में देखा है, मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इसको गेबॉन में देखा, मैंने इसको इथियोपिया में देखा है, जब कोई इजिप्ट में देखा, जब कोई लीडर बहुत देर के बाद जाता है तो जो लोग नाराज होते हैं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ऑफिशियल प्रॉपर्टी, उसके पार्टी के लोगों पर हमला करते हैं। कुछ देर के बाद ये शांति हो जाएगी। बांग्लादेश को मालूम है मैम 30 करोड़ बंगाली उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के और इस तरफ रहते हैं, उनको मालूम है, बांग्लादेशियों को अपने दिल में उनको मालूम है उनका सबसे अच्छा दोस्त भारत है। लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, अगर कट्टरपंथी ताकतें वहां पर मजबूत होंगी तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। कुछ और सवाल है, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रविंदर सचदेव जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। रविंदर जी, अब आपके पास आते हुए, जैसा कि दीपक बोहरा जी ने कहा है कि हमारे संबंध शुरू से ही बहुत मजबूत रहे हैं, 1971 से लेकर आज तक की अगर परिस्थितियों में भी देखें तो हिंदुस्तान किस तरह से बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के इंटरेस्ट जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, शेख हसीना ने उस पर लगाम लगाई थी, भारत के साथ संबंधों को हमेशा उन्होंने तरजीह दी थी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ये संबंध क्या उस तरह से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बट रह भी पाएंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में और देशों के रिश्तों में मैं बहुत बार कहता हूं कि केवल दो तरीके के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। हमारा जो दुश्मन भी है ना, कल भी वो हमारा दोस्त हो सकता है। तो भारत यस अपनी पॉलिसी स्टेबल रखेगा, मैच्योर वे में रखेगा बांग्लादेश के साथ, बट फिलहाल में बांग्लादेश में जो टर्मोइल हो रहा है वो क्लियर कट इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। स्पेशली आप उधर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे एक्सट्रीमिज्म चल रहा था वो रुक गया था, क्योंकि उनको सैंक्चुरी नहीं मिल रही थी बांग्लादेश में। वहां वो थोड़े ढीले होंगे, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट वो भबक सकता है। तो खतरे अलग अलग टाइप के हैं, बट यस पॉइंट इसकी बांग्लादेश विल ऑल्सो लर्न भारत के साथ काम करने में। आप मालदीव्स को भी देखिए, बड़ा कुछ का ये वो, बट वर्किंग रिलेशनशिप आ जाती है देशों में, राइट। नेपाल भी जो भी करता है, तो भारत की वर्किंग रिलेशनशिप उनके खुद के इंटरेस्ट में वो आएगी, बट हमारे कोर इंटरेस्ट पे डेफिनेटली पड़ेगा। मैं एक अलग आपको एंगल दिखाता हूं। भारत की बड़ी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं टूवर्ड साउथ एशिया, म्यांमार, लाओस, कंपूचिया को जाते हुए, हाईवे, मीकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि, इलेक्ट्रिक ग्रिड की पावर शेयरिंग के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान में है या कुछ चल रहे हैं, वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा जो कनेक्टिविटी है और चाइना के इंटरेस्ट में है डेफिनेटली, और पाकिस्तान के भी, इंडिया को ब्लॉक करेंगे ये लोग, ताकि हमारा एक्सेस ईस्ट की तरफ फिजिकल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड इत्यादि ओवर लैंड ना बन पाए। तो एक तो वो डेफिनेट इंपैक्ट आएगा। मीडियम टर्म में हो सकता है रिश्ते इतने ही अच्छे हो जाएं या बैलेंस में आ जाएं कि वो प्रोजेक्ट्स चले, बट उनमें जरूर अड़चने डाली जाएंगी बाय बांग्लादेश स्पेशली, एंड ऑल्सो चाइना के द्वारा नज करते हुए और पाकिस्तान के द्वारा नज करते हुए। तो ये चुनौतियां आएंगी, और बाकी सारे हमारे एमिनेंट वाइज कोलीग्स ने कहा है। एक पॉइंट और मैं छोटा सा कहूंगा शेख हसीना के बारे में, कि इंडिया में या कहीं भी इनका लंदन जाने की जो बातें चल रही हैं, श्योर जा सकती है, इनकी सिस्टर वहां पर है, उसकी बेटी तो मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी पार्लियामेंट में लेबर की, इनके बैंक अकाउंट्स होंगे वहां पे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं, सबके बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज है लंदन में एंड दुबई में एंड न्यूयॉर्क में। ब्रिटेन में इसको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहां पे बहुत सारा बांग्लादेशी डायस्पोरा है जो कि इसके खिलाफ भी था, तो जिस भी घर पे या होटल में रहेंगी ना, उसके बाहर कोई ना कोई बवाल करने के चांस होते हैं। तो ब्रिटेन जब डिसाइड करेगा जिस भी हिसाब से वीजा या असाइलम देने का, आई थिंक वो खुद कैलकुलेट करेंगे कि वो अपनी धरती पे कितना इस तरह का चाहते हैं। दुबई कंपैरेटिवली, दुबई में कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, राइट। तो दुबई कंपैरेटिवली कैन बी अ मच मोर कंफर्टेबल मेरे ख्याल से, अगर वो बाहर जाने का करती है, और अदरवाइज अटकलें चल रही हैं फिनलैंड, बेलोरसिया वगैरह। बट मेरे विचार से ये दो आइडियल डेस्टिनेशंस दिखती हैं। लेकिन भारत को लेकर, क्योंकि इसके पहले हमने 1975 में भी मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद देखा था किस तरह से वो हिंदुस्तान, कई बार भारत ने उनको सपोर्ट किया है, कई बार वो रही भी है यहाँ पर। भारत के मद्देनजर क्या ये फैसला हिंदुस्तान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, या आपको लग रहा है कि अगर वो शरण मांगती हैं तो फिर देना होगा, या भारत मना भी कर सकता है? चित्रा जी, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट आ रहे हैं, जैसे आप भी देख रही होंगी। एक स्कूल है कि भाई यस, हमें अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए और उन्हें देना चाहिए,
दूसरा स्कूल है नहीं, हमें मैनेज करना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से दूसरे स्कूल में हूं, मेरे विचार से उन्हें यहाँ हमें अभी लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहिए शरण, क्योंकि अभी बांग्लादेश में इमीडिएट एक तो है 6-8-10 हजार जो हमारे इंडियन है सिटीजन, राइट, तो ये मिक्स हो जाएगा ना, एंटी इंडिया एंटी शेख हसीना वो टारगेट किए जाएंगे इमीडिएट में शायद, क्योंकि इसको कोलेट और इंडिया आउट एंड इंडिया के लिए बड़ी हेट्रेड इन्होंने जमा कर रखी है। तो शेख हसीना अगर यहाँ रहेगी तो इमीडिएट में तो एक वो खतरा है, हमें वो मैनेज करना है कि हमारे 8-10 हजार निकले, और ऑल्सो ऑफ कोर्स इंडिया के रिलेटेड जो कि हिंदू है माइनॉरिटी वहां पे उन पे अटैक्स ना हो, दैट्स वन। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। मेजर जनरल जियाउल एहसान हटा दिए गए हैं। बांग्लादेश की सेना में अब बड़े पैमाने पर फेरबदल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ अपने मुल्क को संभालना सेना के लिए बड़ी चुनौती है। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम विदेश विभाग भेजे गए हैं, और ये जो फेरबदल है, बांग्लादेश की सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल की खबर सामने आई है। ये फेरबदल, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं, जल्दी से इसके बारे में संजय कुलकर्णी जी मैं आपसे जान लेती हूँ, उसके बाद अजय आलोक जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ये जो सेना के भीतर अब फेरबदल शुरू हो चुका है, इसके मायने किस रूप में समझे जाएं? बनाने की तरफ इनका झुकाव है, इसलिए धीरे धीरे करके फौज संभालेगी और इंटरिम सरकार बनाने में आप देखिए कोई फॉरेन सर्विस लेगा, कोई इंटरनल सिक्योरिटी अपनाएगा कहीं ना कहीं, जिससे कि जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उनको भी साथ में लेंगे। कुछ हो सकता है अवामी लीग का भी 1-2 नुमाइंदा लेकर के, जिससे कि फौज का जो दबदबा है शुरू में चाहे वहां के आवाम को ना पसंद हो, लेकिन एक तरीके इंटरिम सरकार की तरफ ये तैयारी नजर आ रही है। इसलिए फेरबदल जो हो रहा है बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश की फौज के अंदर, ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर उन्होंने सरकार संभालनी है, उन्होंने देश को आगे ले जाना है, तो ये उनको करना होगा। लेकिन हम लोगों को काफी सतर्क रहना होगा, चित्रा जी, बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, अब देख रहे हैं क्या मणिपुर में हो रहा है, किस प्रकार से म्यांमार की तरफ से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से रोहिंग्या अंदर घुसे हुए, किस प्रकार से वहां पर भी यूरोपियन यूनियन का भी कुछ ना कुछ दखल अंदाजी हो रही है। वहां कहीं ना कहीं ईसाइयों का एक जमरा जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा उकसाया जा रहा है। तो हमें भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ा ध्यान से पूर्वक देखना पड़ेगा। और उसके अलावा जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो फौज है उसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर साल हम लोग वहां पे जाते हैं अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से वो व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से सत्कार आदर सत्कार करते हैं। तो हर क्योंकि बांग्लादेश की फौज के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, क्योंकि इंटरिम सरकार में यही रहेंगे, सरकार यही चलाएंगे सरकार। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक तरीके से जो यूथ है, वो जो तकरीबन 180 लाख लोग जो है, वो एक बहुत यूथ जो पार है, वो एक बहुत है, उसको संभालना बहुत कठिन होगा। और यही कारण है कि जिस प्रकार से फौज और फौज के साथ मिलकर के इंटरिम गवर्नमेंट में, जैसे आपने कहा मोहम्मद यूनुस को ऑफर दिया गया है, वो एडवाइजर बनेंगे, तारिक रहमान जो बीएनए के खालिदा जिया के लड़के हैं वो होंगे, तो ये सब मिलकर के चलाएंगे। लेकिन फौज का जो कंट्रोल है मुझे लगता है वो रहेगा, फौज का कंट्रोल यहां पर रहेगा। AK शिवाजी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। वहां पर इस तरह के फेरबदल लगातार होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन घूम फिर के यही सवाल है, जितने अभी भारत के लोग फंसे हुए हैं उस पार बांग्लादेश में, कब तक वो आ जाएंगे? क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? और अगर शेख हसीना की बात की जाए, वो कब तक इंडिया में रहेंगी? क्या उनकी ओर से भारत में रहने के लिए शरण मांगी गई है, या वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कहीं दूसरे? इस बारे में कोई भी जानकारी आप दे पाएंगी क्या अजय जी? देखिए चित्रा जी, शेख हसीना जी ने कल परमिशन मांगी थी, उनको परमिशन दे दी गई है। अब आगे उनका क्या प्रोग्राम बनता है, वो क्या अपना निर्णय लेती हैं, इसका फैसला वो स्वयं करेंगी, भारत सरकार नहीं करेगी। अगर भारत सरकार की तरफ कोई उनका प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पे भारत सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, जो कि भी फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी बात, हमें अपनी भारतीय को चिंता है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनको हम सेफली ले आए। एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो गई है, अन एयरलाइंस भी जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, जिनको आना है लोग आ जाएं। और कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन होता है तो ये सब चीजें होती हैं, और खासकर इस्लामिक राष्ट्रों में हमने हमेशा देखा है कि व्यवस्था परिवर्तन बिना खूनी संघर्ष के होता नहीं।
तो ये उसी का पार्ट एंड पार्सल है। हमें अपने बॉर्डर्स की चिंता करनी है, हमें चिंता करनी है वहां पे रह रहे अल्पसंख्यकों की। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे कि सब तमाम मेजर जनरल साहब लोगों ने कहा भी, कि बांग्लादेशी फौज से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इंटरिम सरकार बने, बाद में लोकतांत्रिक सरकार बने, हमेशा कूटनीतिक संबंध, एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे के ख्याल रखने से ही होती है। अब मत भूलिए कि बांग्लादेश को चारों तरफ से हिंदुस्तान के बीच में, उसके चारों तरफ हिंदुस्तान ही है, एक तरफ समुद्री किनारा है। तो जिस तरह हमारी मजबूरी है कि बांग्लादेश अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, उसी तरह बांग्लादेश भी यही चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, भारत से उसके रिश्ते अच्छे रहे। और इसलिए कूटनीतिक संबंधों में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ होगा। आप ये देखिए ना कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, आज तालिबान पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है, और तालिबान के भारत से ठीक ठाक संबंध है। तो कूटनीतिक संबंधों में गर्मजोशी और ठंडी अपनी जरूरतों के हिसाब से आते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। अभी पहला तय करना है कि हमारे सारे लोग सेफली निकल जाएं, हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाए। इलीगल इमिग्रेशन सबसे बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के पास, ये हम लोग मान रहे हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है लगातार। बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं, लेकिन मेजर जनरल AK शिवाजी अब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश की भी मजबूरी है, क्योंकि 3 तरफ से तो वो भारत से ही घिरा है, एक तरफ से समुद्री सीमा की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भी अगर वहां पर कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत होती हुई चली जाएंगी, और जैसा कि इसके पहले भी हमने मैप दिखाते हुए जिक्र किया था, भारत के लिए चुनौतियां सिर्फ एक मोर्चे से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। जहां देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल में भी सत्ता हस्तांतरण हुआ तो किस तरह से चीन समर्थित वहां पर सरकार बनी, चाइना के खुद अपने इंटरेस्ट है ही, भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हर जगह चीन की कोशिश यही होती है कि उसको परेशान करने की। ऐसे में चुनौतियां आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, लेकिन अभी बांग्लादेश के जो अंदरूनी हालात है उसके मद्देनजर जो वेट एंड वॉच वाली इंडिया की पॉलिसी है, ये क्या बयां करती है? हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, ये समझना पड़ेगा, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी 15 साल, भारत ने बहुत कुछ पाया। एक तो जो कनेक्टिविटी थी 1965 वाली, उसके अंदर रोड रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेंस बड़ा कम होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब बरकरार रह पाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट थे, जो कि भूटान से, वहीं मैंने बटालियन कमांड की, भूटान पे जब उनके ऊपर ऑपरेशन किया तो वो चिटागोंग हिल के अंदर आ गए थे बांग्लादेश में। मगर शेख हसीना के बाद आने पर वो सारे के सारे जो मिलिटेंट थे, या तो वहां से भाग गए या वो भारत को दे गए। और ये जो असम के अंदर जो उल्फा के साथ ट्रीटी हुई, उसका देन भी शेख हसीना की गवर्नमेंट का था। सच्चाई ये है कि हमें ये सच मान के चलना पड़ेगा, ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जिस प्रकार से गिरी है, क्योंकि ये जमाते इस्लामी ISI जो है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहुंचाएंगे और इंडिया आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 चीजें बहुत ध्यान देनी है हमने चित्रा। एक तो जो वहां पर हिंदूज है उनका भी हमें ध्यान देना है कि उनकी जो एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, उनके मंदिर प्रोटेक्ट रहे, जो हमारे लोग वहां पर हैं वो भी 10 से 12 हजार रहे। सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन, ये आप देख के चले कि जो बॉर्डर है वो रिवराइन टेरेन है, डुबरी इलाका, कोकराझार, बोकाईगांव, यहाँ पर फेंसिंग पूरे इलाके में नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि ये जो रेडिकलाइज हैं, जो वहां से अब छूट चुके जेल में, वो भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। रोहिंग्या जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी आप देख रहे हैं इनके अंदर आने करेगी। ISI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आपने देखा चित्रा, चीन का क्या रोल है। जब शेख हसीना अभी चीन में गई थी तो उसने अपने 2 दिन पहले ही अपनी विजिट को कम करके आई। वो वजह, उसकी वजह 3 थी। उसकी वजह थी, एक तो कह रहे थे चिटागोंग जो के अंदर हम मिलिट्री पोर्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। तीसरा वो कह रहे थे जो तीस्ता बेसिन है वो भारत को नहीं, वो चीन को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स थी चीन की जो शेख हसीना पे। ये मत भूलो कि अभी भी जो बांग्लादेश है वो ज्यादा डिपेंडेंट है चीन पे। जैसे कुलकर्णी साहब बता रहे थे, 70 से 73% जो उनके वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज ओरिजिन है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। सबमरीन उन्होंने चीन से लिए, तो हमें बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें फूंक फूंक के। यस, ये तगाजा है वक्त का कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर बने, हमें उनके साथ वर्केबल रिलेशन रखने हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना चित्रा, कि ये नहीं कि आप जो कि भारत को चीन
घेरने की कोशिश कर रहा है, या तो कुआ कप्पू से या चिटागोंग से या हमन टोटा से या जिबूटी से। वो ये चाहता है किसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में वो एक प्रकार से सक्रिय हो, उसके लिए उसको बांग्लादेश की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये समझ के हमें चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो यूएस है उसने भी एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। यूएस जो थी वो शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा कि ये जो इलेक्शन है वो एक प्रकार से फिक्स थे और इसके अंदर दगलबाजी हुई। मुझे लगता है उसके कारण भी कुछ प्रेशर पड़ा, पर ओवरऑल ऐसा लगता है पहले कुछ समय आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ते हुए नजर आएंगे और यही भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर शेख हसीना की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, शेख हसीना से बातचीत करके ये भारत के भी इंटरेस्ट में है और शेख हसीना के भी इंटरेस्ट में है। वो जितनी जल्दी जा सके उनको फैसिलिटेट करे भारत उनकी सब मदद करे। मगर वो भारत में ज्यादा देर रहती है तो जो एंटी एक प्रकार से शेख हसीना के जो सेंटीमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए आज ग्राउंड रियलिटी क्या है बांग्लादेश में। आज ग्राउंड रियलिटी ये है एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया आउट कैंपेन भी चल रही थी। ये बिल्कुल, और उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि तकाजा है वक्त का तूफान से जूझें, क्योंकि मौजूदा वक्त में किनारे किनारे कहां तक हिंदुस्तान चलेगा, 6 दिशाओं से। आपको बता दें भारत के किनारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हर जगह वहां पर कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिति जिस तरह की है, हर जगह से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हुई हैं और बांग्लादेश को लेकर तो मुश्किलें और ज्यादा आन पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में भारत कैसे निकटता है, खासतौर से उन कट्टरपंथी ताकतों को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे निपटेगा और बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए क्या पहल की जाती है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किस दूसरे देश में जाती हैं, तमाम इन खबरों के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत के लिए मुसीबत यकीनन आन पड़ी है।